तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आ चुके हैं हम लोग लाइव ना। एक बार ओ चलिए ठीक है, मुझे लगा दोबारा से दिक्कत हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं, फिर क्लास को करते हैं कंटिन्यू बिना डिले किए। देख लेते हैं भाई एक बार एकदम सेट चल रहा है सब या नहीं। चलो बच्चों, एक बार आ जाओ यार, सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, फिर करेंगे क्लास स्टार्ट। बेहतरीन क्वेश्चंस सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, फिर करेंगे क्लास स्टार्ट। हाँ बेहतरीन 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 बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो इसको बंद कर देते हैं। ओके ये गया। चलिए आ जाओ एक बार सभी लोग यार, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, सर प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन। लो यार आज आप प्रेपोजिशन ही सीखो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग लाइव आ जाओ, सभी लोग तेजी से जुड़ जाओ, फिर बेहतरीन तरीके से क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी लोग एक बार आ जाओ, मैं एक बार लाइटिंग वगैरह का भी कार्यक्रम सेट कर देता हूँ। चलिए तो बच्चों, हाँ जी, तो करें जी कार्यक्रम की शुरुआत। आर्मी लवर जय हिंद बच्चे गुप्ता, हेलो सर जय हिंद। जय हिंद बच्चे गुप्ता जी। हाँ चलिए, तो जो भी लोग लाइव हैं एक बार जिंदा होने का एहसास करा दो। बेहतरीन क्वेश्चंस, आज मजा आने वाला है आप लोगों को। एक्चुअल में मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, मैं आपको हर क्लास हर चैप्टर की एक एक दो दो क्लास इसीलिए डाल रहा हूँ जिससे आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका आपको फायदा ये मिलेगा कि आप क्या होगा ना, कि आप जब कंक्लूड करोगे चीज़ों को तो सारी चीज़ें आपके पास होंगी, सारी चीज़ें आपके पास होंगी, फिर उनसे आप क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन जैसे भी आप चाहो वैसे टैकल कर सकते हो, बना सकते हो, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मेरा बेसिक पर्पज़ यही है कि आपके सारे बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाएं, फिर आप उस पर काम कर लेंगे। गुप्ता जी जय हिंद सर, जय हिंद बच्चे। चलिए तो आज का एक बार ये देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे भैया। वही अपना CGL CHSL MTS CDS सभी की तरह तैयारी हम कर ही रहे हैं। प्रेपोजिशंस चैप्टर है अपना, मोस्ट रिपीटेड, हाँ जो एग्जाम में एक्चुअल में बनती हैं, जो प्रपोजिशंस बार बार एग्जाम में बनती है उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। इनमें सब गलती करते हैं, हाँ सब में तो नहीं बट हाँ जी, कुछ प्रपोजिशंस में आप रिपीटेडली गलती करते हो, तो वो गलतियां ही आज हम खत्म करेंगे कि इन चीज़ों को हम कैसे टैकल करें। सपोज करो एग्जाम में सेम टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टैकल करें। इस बार के ND CDS के पेपर में 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, CGL के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, तो ये सारी चीज़ें हम जो है बेसिकली देखेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितने बेसिक्स हैं वो सारे भी कवर हो जाएंगे, मतलब मैं आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स भी बताऊंगा, बेसिक्स भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस तो हमारे बन ही जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो बच्चों करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत तेजी से। ठीक है आ जाओ, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको सीखने से पहले आप 2-3 बातें सीख लो, बस आपको पहले मैं बेसिक्स कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो इसके बेसिक्स क्या है ये आप जान लो, जो भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ पहले मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पहले कुछ बेसिक्स जान लो, बाकी चीजें हम बाद में। तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको 2-3 पॉइंट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, उनको सीखना। सबसे पहली चीज, प्रेपोजिशंस कभी फिक्स नहीं होती। प्रेपोजिशंस क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होता है, प्रेपोजिशन को हम 3 डायमेंशंस में पढ़ते हैं, टाइम के और प्लेस के तो मेन पढ़ते हैं, ये 2 डायमेंशंस तो हम स्पेशली पढ़ते हैं इसकी, प्रपोजिशंस की, एक टाइम के एक प्लेस के। ये 2 रेफरेंसेस हम हमेशा लेके चलते हैं, 2 डायमेंशंस। वैसे तो तीनों लेते हैं, टाइम प्लेस और एक्शन तीनों है, बट मैं मेन बात करूं तो टाइम और प्लेस के रेफरेंस में प्रपोजिशंस की बात होती है। कुछ वर्ड्स को छोड़कर, मेरी बात समझना, कुछ वर्ड्स को छोड़कर वो भी उनके भी कॉन्सेप्ट होते हैं, अदरवाइज जो होता है वो प्रपोजिशंस फिक्स नहीं होती। कभी भी प्रपोजिशन क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। वो किसके साथ बदल जाती हैं, प्रेपोजिशन किसके साथ बदल जाती हैं, उसके पहले दिए गए एंटीसीडेंट का, उसके बाद के जो नाउन या प्रोनाउन से जब रिलेशन दिखाते हो तो उस बीच में अंतर आ जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप समझना दोस्तों, आपसे मैंने कहा ही, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, एक बेसिक क्वेश्चन से आप समझना, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा कि प्रेपोजिशंस फिक्स क्यों नहीं होती। ठीक है जी, समझना। जैसे मैंने कहा ही इज इन द स्कूल, ही इज इन द स्कूल, वो कहाँ है, स्कूल में। तो आप देखो एक चीज समझना, प्रेपोजिशन का काम क्या है बेसिकली, प्री
और पोजीशन, बस यही तो प्रेपोजिशन है। प्री और पोजीशन का ही तो खेल प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है, इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन से क्या दिखाना, रिलेशन दिखाना ही प्रेपोजिशन होती है। बस इतना सा काम है। अब आपको ये समझना है कि इसके पहले जो वर्ड है वो फिक्स नहीं है, वो आपको देखना है कौन सा वर्ड है जिससे आप रिलेशन दिखा रहे हो। तो जैसे आप इसको समझना, ही इज इन द स्कूल, तो आप ध्यान से देखना, इज द स्कूल की ही द स्कूल, तो वही तो स्कूल के अंदर है, तो आपने किसका, इसका ही का रिलेशन किससे दिखाया, स्कूल से। अब देखो, चूंकि इनसाइड की प्रेपोजिशन क्या है, इन्वॉल्वमेंट या इनसाइड की प्रेपोजिशन क्या है, ठीक है जी, इन है, तो आंसर क्या हो गया, इन द स्कूल। तो आप हमेशा कहोगे ही इज इन द स्कूल, तो ये गलत है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने दूसरा क्वेश्चन करा, वेयर आर यू, तो वेयर इज ही, तो ही इज एट द स्कूल। ठीक है जी, तो अब इसने एट ने पता है यहाँ पर क्या बता दिया, ये जो प्रेपोजिशन अब एट लिखी गई है ना, गलत अब ये भी नहीं है, ही इज एट द स्कूल भी सही है, ही इज इन द स्कूल भी सही है। एट क्या बता रहा है आपको, एट क्या बता रहा है, कहाँ है वो, एट द स्कूल, एट द स्कूल मतलब वो एट इसकी क्या बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन। अब आप इसकी क्या बता रहे हो, एग्जैक्ट लोकेशन, कि भाई आप कहाँ हो, आई एम एट द गेट। आप समझना, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा आप कहाँ हो स्कूल में, तो आप कहाँ हो स्कूल में, तो आपने क्या बोल दिया, इन द स्कूल, इन द क्लास। ठीक है जी, लेकिन मैंने आप कहा आप कहाँ हो यार, मेन गेट पे आ जाओ जल्दी, फिर हम लोग चल रहे हैं, हमें जहां भी जाना है, तो मैंने क्या कहा, एट द स्कूल। तो एट द स्कूल का मतलब हो गया या एट द मेन गेट ऑफ द स्कूल, तो यानी कि आपने इससे क्या बता दी, उसकी लोकेशन बता दी। तो गलत दोनों में से कोई नहीं है, बस क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग बदल गया। एक बात तो आपको ये समझनी थी, प्रेपोजिशन में जो आप सीखे, क्या सीखे, कि प्रेपोजिशंस कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ अपने मीनिंग भी बदल देती हैं। कुछ जगह कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजल वर्ब्स बना देते हैं, तो बात अलग है, अदरवाइज प्रेपोजिशंस फिक्स नहीं होती, ये बदल जाती हैं। और ऐसी ही कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में मैंने भी इस क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट रखे हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट आप इसको समझना, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, याद रखना, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स इनडायरेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बात आप मान लेना। मतलब मैंने आपसे क्या कहा, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब दी है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को ट्रांसफर कर देती हैं, और वो जिस पर ट्रांसफर करती हैं उसका नाम क्या होता है, एक्शन को ट्रांसफर कर देती हैं, और जिस पर ट्रांसफर करती हैं वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, बाकी सारे इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प से बनते हैं, प्रेपोजिशन की हेल्प से बनते हैं। एक बात तो ये खत्म हो जाती है। दूसरी बात, जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो एक्शन को कहाँ ले आती हैं, वापस अपने सब्जेक्ट के पास ले आती हैं। तो उनका कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होता। जब इनट्रांजिटिव वर्ब एक्शन को किस पर ट्रांसफर करेंगे, सब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो वो डायरेक्ट नहीं होगा, फिर वो कैसे होंगे सारे ही ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इन जो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके सारे ही ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं बच्चों, वो आप समझना सारे के सारे किसकी हेल्प से बनते हैं, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की हेल्प से बनते हैं सारे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी। ठीक है जी, उम्मीद है बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। ठीक है जी, चलिए, तो हमने क्या कहा, ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, बाकी सारे इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन की हेल्प से बनते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब का एक भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होता, सारे इनडायरेक्ट होते हैं, वो प्रेपोजिशन की हेल्प से बनते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन को ट्रांसफर करती है, क्योंकि ट्रांजिट मींस ट्रांसफर, ट्रांसफर जिस पर कर रही है वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है, बाकी सारे इनडायरेक्ट होते हैं। किसकी हेल्प से बनते हैं, प्रेपोजिशन की। इन ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन को किस पर ट्रांसफर करती है, अपने सब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर देती है। तो सारे ही ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, किसकी हेल्प से बनते हैं, प्रेपोजिशन की। उम्मीद है ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर आपको इतनी बात समझ आई तो आपको एक बात और भी समझनी है दोस्तों। क्या समझना, दो बातें मैंने आपको समझा दी। पहली बात मैंने क्या बताया कि प्रेपोजिशंस का मतलब क्या, प्री मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का। प्रेपोजिशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रेपोजिशन का काम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म से रिलेशन दिखाना। ये जो रिलेशन है किसका है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेशन है इसके ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से। और जो रिलेशन दिखाया जा रहा है आप इस बात को ध्यान से समझना, ये रिलेटिंग वर्ड जो है इसी का नाम क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ये रिलेटिंग वर्ड जो है इसी का नाम क्या है, प्रीपोजिशन। डिड आई मेक इट क्लियर? उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ आई तो मैंने आपसे क्या बोला, ये रिलेटिंग वर्ड ही प्रेपोजिशन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेशन किससे दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट से। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझना, प्रेपोजिशन के पहली बात तो ये, प्रेपोजिशन के बाद या तो आता है नाउन, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या तो क्या आता है, प्रोनाउन आता है, या तो अगर कोई वर्ब दी है तो वर्ब में क्या लग जाती है, आईएनजी, वो क्या बन जाता है, जेरंड। और जेरंड किसके इक्विवेलेंट होता है, नाउन के। यानी कि प्रेपोजिशन के बाद तीन ही चीज आ सकती हैं, एक का नाम नाउन, दूसरे का प्रोनाउन, तीसरे का वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो क्या हो गए, जेरंड, जेरंड हो गया नाउन। और इस सबको, इस सारे मसाले को इन शॉर्ट प्रेपोजिशन का क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस सारे ही मसाले को जितना भी लिखा गया है इस सबको प्रेपोजिशन का क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब मेरे कहने का आप समझ गए कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि जेरंड होती है और जेरंड इक्विवेलेंट नाउन होता है, वो सारे प्रेपोजिशन के कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब तीसरी बात समझना, तीसरी बात यह है बच्चों, प्रेपोजिशन के पहले कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती है जिससे आप क्या दिखा रहे हो, रिलेशन दिखा रहे हो, किसका, इसके ऑब्जेक्ट का, जो कि मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बता चुका हूं, नाउन। अब इसको देखकर इसके कॉन्टेक्स्ट में ये प्रेपोजिशन लगानी है। समझ गए मेरी बात, मैंने क्या कहा? तो आपको ये बात याद रखनी है हमेशा। जैसे मैंने कहा, आप इस चीज को समझना, मैंने कहा देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट स्पेस द टेबल। और फिर मैंने कहा अ कैट इज सिटिंग द टेबल। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको छोटी छोटी, कि चलिए, तो आपको मेरी बात समझ है कि देयर इज अ कैट स्पेस द टेबल। अब आप देखो, टेबल और कैट के बीच में आप रिलेशन दिखा रहे हो, ठीक है। अ कैट इज सिटिंग, अब कैट कहां बैठी है, किसके, टेबल के नीचे। तो नीचे के लिए प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अंडर द टेबल। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अच्छा, देयर इज अ कैट स्पेस द टेबल, ठीक है। तो कैट ऑन द टेबल भी तो हो सकती है, कहीं लिखा थोड़ी है अंडर द टेबल ही होगी। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, टेबल पे भी तो बैठी हो सकती है, लेकिन अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल या ऑन द टेबल भी हो सकता। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अपॉन द टेबल, है ना। ऑन द टेबल बताओ, सरफेस पर जब आप कह रहे हो तो ऑन लगा दो। अपॉन का भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, बट मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ऑन होता है जब आप किसी चीज के सरफेस को टच कर रहे हो, तो जैसे मैंने कहा आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, या जैसे भी आप उसको बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज वही है, ठीक है। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो वो उसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। चलिए, यहां तक बात समझ आ गई आप सभी को, ठीक है जी। मंजुला, जय हिंद बच्चे, आ जाओ वापस। तो आप ये 2-3 बातें आप सीख गए। सबसे पहले आपने क्या सीखा, मैंने आपको जो 2-3 बातें बताई, पहली कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या तो वर्ब होगी, वर्ब आईएनजी होगी, आईएनजी जेरंड होगा, जेरंड नाउन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या सिखाया, कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखे जाते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं होते, और वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को आप नाउन, प्रोनाउन या जीरंड बोल देते हैं, जो कि इक्विवेलेंट नाउन होते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रेपोजिशन टाइम के, प्लेस, ये 2 एस्पेक्ट जरूर होते हैं जिनके रेफरेंस में प्रेपोजिशन आप लगा रहे होते हो। ये 2 बातें आप याद रखेंगे। तीसरा 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्रेपोजिशंस फिक्स नहीं होती, अपने एस्पेक्ट के साथ बदल जाती हैं। कुछ जगह प्रेपोजिशंस कुछ कॉन्टेक्स्ट में फिक्स होती है, वो भी फिक्स क्या, बस ये समझ लो कि वो फ्रेजल वर्ब बना रही है जो अपना ही एक मीनिंग रख के चल रही है, अदरवाइज प्रेपोजिशंस फिक्स नहीं होती, वो एस्पेक्ट के साथ साथ बदल जाती हैं। जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द स्कूल, आई एम एट द स्कूल। तो आप वेयर आर यू, आप कहाँ, एट द स्कूल। एट द स्कूल मतलब गेट पर खड़ा हूँ, आ जाओ हम लोग चलते हैं, हमें जहाँ पर जाना है। ये पॉइंट आपको क्लियर होता है? अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो एक और पॉइंट मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होते हैं,
किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा, बाकी सारे इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन की हेल्प से बनते हैं। किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का एक भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होता, सारे ही इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन की हेल्प से बनते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर जिस पर करेगी, क्योंकि उसमें एक्शन होता है ट्रांजिटिव वर्ब में, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बोला जाता है, बाकी सारे इनडायरेक्ट होते हैं, प्रेपोजिशन की हेल्प से बन जाते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन सब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है, वो वापस लौट आता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो उसको आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, अगर उनको लगा रहने दो तो फर्क नहीं पड़ता, और वो चली जाए तो भी किसी प्रकार का कोई गम नहीं होता। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, चलिए, मुझे लगता है सारी बातें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, क्या समझ आया आपको कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं इनके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारी ही किसी भी सेंटेंस के अंदर की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं। लग जाए तो गम नहीं, चली जाए तो कम नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, वही दो यूजुअल क्वेश्चन जो मैं हमेशा लिखता हूँ जिनको आपको सबसे ज्यादा समझ आता है। जैसे मैंने लिखा द सन राइजेज, और देखो, और आगे मैंने लिख दिया इन द स्काई। आप इस बात को समझना, अभी राइज की वजह से सन उगेगा कि स्काई उगेगा? ऑब्वियस सी बात है सन, यानी कि ये वर्ब कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव। वर्ब कैसी हो गई? इंट्रांजिटिव। अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प से बनता है? प्रेपोजिशन की। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखी गई प्रेपोजिशन ये सेंटेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ये लगी रहें तो गम नहीं, चली जाएं तो कम नहीं। तो अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे करके कर दो, अगर आप इस सेंटेंस को केवल इतना ही छोड़ दो, अगर आप इस सेंटेंस को केवल इतना ही छोड़ दो कि द सन राइजेज और बाद में लगा दो फुल स्टॉप, अगर आप इस सेंटेंस को इतना ही छोड़ दो द सन राइजेज और आगे लगा दो फुल स्टॉप, तो ग्रामेटिकली तो अभी भी गलत नहीं है बिल्कुल भी। द सन राइज, इस क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया? जैसे एक और क्वेश्चन मैं लिखूं, मैंने बोला राम गोज और आगे बोल दिया टू स्कूल। ध्यान से समझना, राम गोज और आगे बोल दिया टू स्कूल। अगर आप ध्यान से देखो, गो की वजह से राम जाएगा कि स्कूल कहीं चला जाएगा? ऑब्वियसली सर राम ही जाएगा। अगर राम जाएगा तो वर्ब कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव। अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट सारे के सारे कैसे होंगे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प से बनते हैं? प्रेपोजिशन की। अगर प्रेपोजिशन की बनते हैं तो सेंटेंस की कैसी इंफॉर्मेशन? एडिशनल। एडिशनल तो आप यहाँ लगा दो फुल स्टॉप। राम गोज, कौन जाता है? राम जाता है। कहाँ जाता है इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने बोल दिया राम गोज फुल स्टॉप तो सेंटेंस तो अभी भी ग्रामेटिकली सही है, जाने वाला कौन है? राम है। उम्मीद है ये पॉइंट आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो अगली बात कर लेते हैं। मैंने कहा ही wrote a letter, he wrote a letter। अब राइट की पास्ट फॉर्म क्या हो गई? रोट। रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो ही रोट, अब उसने रोट क्या किया? एक्शन क्या किया? एक लेटर लिखने का। तो यानी कि वर्ब ट्रांजिटिव हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसने खुद को तो लिखने ही दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है उसने एक लेटर ही लिखा होगा। लेटर लिखा होगा तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? डायरेक्ट। और मैंने आपसे एक चीज अभी बताई थी, अगर ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा तो बाकी सारे, चाहे कितने ऑब्जेक्ट बना लेना, सारे ही इनडायरेक्ट होंगे और प्रेपोजिशन की हेल्प से बनेंगे। मान लीजिए उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा टू मी, तो फिर देखो बन गया। मान लीजिए उसने वो लेटर रात में लिखा था इन द नाइट, ठीक है जी। मान लीजिए रात के 9 बजे लिखा था एट 9, समझ गए? इन द नाइट एट 9, उसमें पीएम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाइट का मतलब ही वो हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आप समझे। लेकिन वही चीज अगर मैंने क्या बोला, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एक भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होगा, सारे ही इनडायरेक्ट होंगे, कितने ही बना लेना। टू स्कूल, with his friends, in the morning। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा बच्चों। इस वर्ब, ये वर्ब है इंट्रांजिटिव, तो इसका ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो सारे इनडायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट मतलब प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जब ये प्रेपोजिशन के साथ लिखे जाएंगे तो किसी भी सेंटेंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं। अगर आप इन सबको हटा दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लगा रहने दो तो भी सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? राम गोज टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। और ये वो दुनिया भर का काम हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूँ, अगर आप लोग कहें तो मैं आगे चलता हूँ। अगर आप लोग बोले तो ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार सभी लोग बता दो।
हाँ सभी बच्चे कहाँ गायब हो, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, कोई है भी लाइव या पता नहीं कहाँ गायब हो रखे हो गधो। सारे के सारे बच्चे गायब हो रखे हैं, पता नहीं कहाँ गए। चलिए, तो जी क्लियर हुआ सभी को, एक बार बता दो सभी लोग, जो भी लोग लाइव हैं एक बार रिप्लाई कर दो कि आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो फिर इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है मंजुला, यस सर। चलो बढ़िया है बच्चे, चलो आ जाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखना। ही प्रोहिबिटेड मी टू डूइंग दिस स्टिल आई डिड दैट इन माई फेवर। क्या, ही प्रोहिबिटेड मी टू डूइंग दिस, ठीक है जी, उसने मुझे रोका है करने से, स्टिल कंजंक्शन हो गई, आई डिड दैट, आई डिड व्हाट, दैट, तो मैंने फिर भी वो किया, क्या, दैट जो भी वो होगा, इन माई फेवर, मैंने वो काम किस में किया, अपने फेवर में किया। अब इसको समझने के लिए आप क्वेश्चन समझना, पहली चीज, अब देखो यहां पर आप लॉजिक्स लगाओ, आप लॉजिक लगाओ, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, दो तरीके से क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है, दो तरीके से, मतलब आप सोच सकते हो इस बारे में, इस बारे में आप सोच दो तरीके से सकते हो, वो अलग बात है कि ये सही एक ही तरीके से होगा, वो आप समझना। पहली चीज, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, और वो इन्फिनेटिव जो होता है वो इक्विवेलेंट नाउन के होता है, और इस इन्फिनेटिव का यूज सेंटेंस के अंदर कोई भी रीजन देने के लिए किया जाता है, कोई भी रीजन, ये रीजन कह लो या पर्पस कह लो, कोई पर्पस बताने के लिए आप सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव का यूज करते हो। जैसे कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं कहाँ गया, दिल्ली, अच्छा पर्पस क्या था, वाई डिड आई गो टू दिल्ली, टू मीट हर, मैं उससे मिलने के लिए कहाँ गया, दिल्ली गया। तो रीजन या पर्पस बताने के लिए आप किसका यूज करते हो, इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव इक्विवेलेंट नाउन के होती हैं, और वो क्या होती हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है जी, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप समझना, टू के बाद नाउन भी आता है, टू के बाद नाउन भी आता है, तो इस नाउन में आईएनजी मत लगा देना गधो, कभी नाउन में आईएनजी लगा दो दिक्कत हो जाएगी, आईएनजी वर्ब में लगती है नाउन में नहीं, तो ये तो आप पहचान ही लोगे। तो ये सेंटेंस तो टू के साथ, या तो देखो टू के साथ या तो लिखोगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो हो गया ये तरीका, या तो टू के बाद कौन आएगा, नाउन, ये तरीका, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बचता ना, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। प्रणाम बच्चे, पॉइंट समझ आ गया, ये दो बातें हो गई। अब आप यहाँ समझना, ही प्रोहिबिटेड मी, देखो टू और टू के बाद डूइंग लिखा है, अगर टू के बाद क्या लिखा है, डू, और डू में क्या लग गया, आईएनजी, तो देखो डू तो वर्ब है ना, जब भी तो इसमें आईएनजी लगा है, डू डिड डन वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो एक बात तो कंफर्म हो गई, या तो यहाँ से डू के साथ आईएनजी हटेगा, टू डू होगा। लेकिन टू डू का मतलब मैं आपको क्या बता चुका हूँ, इन्फिनेटिव, ऐसे इन्फिनेटिव जो रीजन या पर्पस फ्यूचर का बताते हो, फ्यूचर के रीजन से पर्पस बताने के लिए हम इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। आप देखो ध्यान से समझना, ही कौन, सब्जेक्ट, प्रोहिबिटेड क्या, वर्ब, ही प्रोहिबिटेड हुम, इसने किसको प्रोहिबिट किया, मुझे किया, अच्छा मुझे कर दिया, मतलब आप एक चीज समझ रहे हो, इसका प्रोहिबिट का मतलब होता है से अलग करना, तो आप एक चीज समझना, से अलग करने का मतलब बात किस चीज की हो रही है, सेपरेशन, किसकी बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। और एक बात याद रखना, सेपरेशन की जो प्रेपोजिशन होती है वो फ्रॉम होती है, टू नहीं होती, सेपरेशन की जो प्रेपोजिशन है वो फ्रॉम है, टू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसको एक और तरीके से भी बात करेंगे, अभी आप देखना, तो मैंने आपसे क्या कहा, सेपरेशन की प्रेपोजिशन फ्रॉम है, टू नहीं होती, तो ही प्रोहिबिटेड मी, अब देखो ध्यान से समझना, प्रोहिबिटेड क्या है, किसको, उसने किसको रोक दिया, अलग करना है रोकना, प्रोहिबिट का मतलब से अलग करना है, रोकना मतलब आप समझ लेंगे खुद ही, उसने क्या कर दिया, उसने प्रोहिबिट किसे करा, खुद को, कि मुझे, मुझे यानी कि ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव, ये ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट। अब अगर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो बाकी सारे कैसे, अगर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो बाकी सारे कैसे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प से बनते हैं, प्रेपोजिशन की, तो यहाँ जो डूइंग टू लिखा है ये क्या है, एक प्रेपोजिशन। एक बात तो कंफर्म है, ये प्रेपोजिशन तो आनी जरूरी थी। अब ये प्रेपोजिशन कौन सी आएगी ये देखना है, इसमें आपको मैं दो बातें पहले ही बता चुका हूँ, या तो टू के
साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक तरीका तो ये है, या तो मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, ध्यान से रखना, केवल टू के ही साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। बाकी सारी प्रेपोजिशन जितनी भी हैं उनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी, और आईएनजी जो है जीरंड होता है और जीरंड नाउन होता है। एक्चुअल में ये जो टू के साथ वर्ब फर्स्ट लिखी जाती है ना, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट जो होता है ना वो नाउन के ही होता है। ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट जो होता है वो नाउन के ही होता है, सच्चाई ये है। एक्चुअल में ये इक्विवेलेंट नाउन के ही होता है, तो ये समझने की बात है आपको। तो अब समझना क्या है, ही प्रोहिबिटेड, उसने क्या करा, किसको रोक दिया, मुझे, यानी कि यहाँ तक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई प्रेपोजिशन नहीं, लेकिन इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपोजिशन की हेल्प से आएगा। प्रेपोजिशन प्रोहिबिट यानी कि रोकना, रोकना यानी कि सेपरेट करना, और सेपरेशन की प्रेपोजिशन क्या होती है, फ्रॉम। किसी चीज से आपको रोक देना, इसकी प्रेपोजिशन क्या होती है, फ्रॉम होती है। तो आंसर हो गया फ्रॉम। अब अगर ये फ्रॉम हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा था, डू, डू क्या लिखा था, वर्ब, और वर्ब में क्या लगानी है, आईएनजी। वर्ब की आईएनजी क्या बन जाती है, जेरंड, और जेरंड क्या हो जाता है, नाउन, तो डूइंग यहाँ पे सही हो गया। तो आंसर हुआ ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस, स्टिल आई डिड दैट इन माई फेवर, फिर भी मैंने उसको क्या कर लिया, अपने फेवर में किया। ठीक है जी, अब बात को समझे, मैंने आपसे क्या कहा, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डूइंग दिस, उसने मुझे रोका ये करने से, ही प्रोहिबिटेड मी। तो प्रोहिबिट के साथ आप एक चीज याद रखना, जितनी भी प्रेपोजिशंस आपको, जैसे कि प्रोहिबिट हो गया, ठीक है, या आगे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जो प्रेपोजिशंस आपको किसी चीज को कहीं पर किसी काम से रोक रही होंगी, सेपरेशन दिखा रही होंगी, उनके साथ आप फ्रॉम लगाएंगे सभी के साथ। ठीक है जी, यू तो देखो ऑफ भी प्रेपोजिशन सेपरेशन की ही होती है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। ऑफ प्रेपोजिशन भी सेपरेशन की है, फ्रॉम भी सेपरेशन की है, बट दोनों में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा पॉइंट अभी बता रहा हूं, बाकी बाद में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है, एक तो इसको आप बोलते हो सेपरेशन की प्रेपोजिशन, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी एक और बात याद रखना, फ्रॉम प्रेपोजिशन सोर्स की भी होती है, जब आप किसी सोर्स से सेपरेशन दिखाते हो तो उसकी भी प्रेपोजिशन फ्रॉम होती है। और टू प्रेपोजिशन डेस्टिनेशन की होती है। यही वजह है, यही वजह है कि आप ये बोलते हो, जब आप बोलते हो, जरा ध्यान से देखना, आई कॉल यू, आई कॉल यू from Monday to Wednesday, I'll call you from Monday to Wednesday। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो आपको एक थीम समझ आएगी, I'll call you from Monday to Wednesday। तो देखो मैं आपको कॉल करूंगा कब से, मंडे से, यानी कि सोर्स क्या है मेरा, मंडे। तो सोर्स का एक पॉइंट का, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर किसी सोर्स की अगर बात होगी तो उसकी प्रेपोजिशन क्या होती है, फ्रॉम। एक पॉइंट से, कब से, मंडे से, और कब तक के बीच, लास्ट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वेडनेसडे के बीच में आपको क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा। तो आंसर हो गया कॉल यू फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। अब यहाँ पर कई चीजें हैं, यहाँ पर कई बार एग्जाम में टू की जगह बिटवीन लगा के दे देता है, फ्रॉम मंडे बिटवीन वेडनेसडे, या फ्रॉम मंडे एंड वेडनेसडे ऐसे लगा के दे देगा, तो दोनों ही गलत हैं। क्योंकि याद रखना, जब भी आप कंजंक्शन पढ़ रहे हो तो कंजंक्शन के अंदर एक बात याद रखना कि कंजंक्शन में रैंक हमेशा सेम रहती है, कंजंक्शन के अंदर रैंक हमेशा सेम रहती है। इसी वजह से फ्रॉम के साथ टू लिखा गया, क्योंकि फ्रॉम जहां से और टू जहां तक। समझ आ गई आपको मेरी बात, जहां से और जहां तक। चलिए जी, तो आंसर हो गया प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ क्या लगेगी, फ्रॉम, सेपरेशन दिखाने के लिए, फ्रॉम डूइंग दिस। ठीक है, जबकि मैंने अभी आपको क्या बताया, ओ एफ ऑफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता सोर्स जैसा। ये एक तो दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया, ऑफ में सोर्स जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी। एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन कई बार यूज हो सकती है। हर्ष, अगर आप लेट जुड़े हो तो बात अलग है, वरना स्टार्टिंग से वीडियो देखना, ये वाली बात मैंने अभी अभी बताई थी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कितनी प्रेपोजिशन लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, ऑफ में सोर्स जैसा कुछ नहीं होता बच्चे, ये समझना। ऑफ का सीधा है जब आप किसी चीज से परमानेंटली अलग हो जाते हो, तो कट हो जाते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑफ बोल देते हैं। और इसके बारे में आपको और डिटेल में मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा समय दो। जैसे कि स्विच ऑफ द लाइट, तो आपने उस चीज का कनेक्शन बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। या स्विच ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज, टैप होता फॉसेट, टोटी, टंकी को बंद कर दो जब उसको इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन आप देखना दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताना। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक मैंने करा दिया, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। क्वेश्चन है, माय फादर एडवाइज्ड मी टू रिफ्रेन ऑफ अ बैड कंपनी। माय फादर एडवाइज्ड मी टू रिफ्रेन ऑफ अ बैड कंपनी। My father advised me to refrain of a bad company. दो आंसर दोस्तों, my father advised me to refrain of some company. बी। चलो देख लेते हैं बच्चे। अब देखो समझना दोबारा, माय फादर कौन हो गए, सब्जेक्ट हो गए, एडवाइज क्या हो गई, वर्ब। होम डिड ही एडवाइज मी, उन्होंने मुझे क्या दी, एडवाइस दी, तो ये इसका कौन बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एडवाइस वो खुद को नहीं देंगे, मुझे ही देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है तो बाकी इनडायरेक्ट, किसकी हेल्प से, प्रेपोजिशन की। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, टू रिफ्रेन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये हो गया इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव क्या दिखाती है, सेंटेंस में पर्पस दिखाती है, और ये आदमी का, ये आदमी नहीं है, किसी भी एक्शन का रिजल्ट फ्यूचर दिखाती है। तो अगर इतनी सारी बातें ये दिखा रही होगी तो यहाँ पर टू सही होगा। पहले तो ये चेक करो, इसने क्या बोला, माय फादर एडवाइज्ड मी, किसको एडवाइस दिया, मुझे दिया। अच्छा, मुझे किस चीज से दिया, टू रिफ्रेन, से परहेज करना, से परहेज करना। रिफ्रेन होता किसी चीज से परहेज करना या बचना। अब ध्यान से देखना, से परहेज करना। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बन गया, उन्होंने मुझे क्या एडवाइस दी, किसी चीज से परहेज करने की। अच्छा, परहेज क्या करना, अब बैड कंपनी, बुरे लोगों की संगत से। अब देखो एक चीज आप समझना, अच्छा उन्होंने एडवाइस दी, उसके बाद ही मैं आगे इस काम को करूंगा, अगर आगे करूंगा तो रीजन या पर्पस है। क्यों दी, रीजन क्या था, बचाने के लिए, बचाने के लिए, यानी कि इन्फिनेटिव रीजन या पर्पस के लिए हो गई, ये बात मैं आपको बता ही चुका। इसके बाद दूसरी बात, इसका रिजल्ट फ्यूचर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में अभी उन्होंने एडवाइस दे दी, उसके बाद आ गई तो मैं उनसे बचूंगा। अच्छा, अगर मैं उनसे बचूंगा तो रिफ्रेन, परहेज करना, परहेज करने का मतलब अगेन मैं अभी 2 मिनट पहले ही बता के आया हूं, किसकी बात हो रही है, सेपरेशन की। और सेपरेशन की प्रपोजिशन क्या होती है, ऑफ नहीं होती, फ्रॉम होती है। ठीक है जी। और वैसे भी अगर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो गए तो बाकी सारे इनडायरेक्ट होंगे, जो कि प्रपोजिशन की हेल्प से बनेंगे। अब इसमें भी एक चीज सीख लो, टू रिफ्रेन, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इक्विवेलेंट होता है नाउन के, एक बात तो ये जान लो। क्या बोला, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव इक्विवेलेंट किसके होता है, नाउन के होता है, एक बात तो ये जान लो। और दूसरी सबसे जरूरी बात जो जानने वाली है आप लोगों के, एक तो ये इक्विवेलेंट नाउन के होता है, एक बात तो ये हो गई, और दूसरी और सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली बात आपके लिए ये है, जो आप लोगों के दिमाग में मेरे हिसाब से रहनी चाहिए, कि ये इक्विवेलेंट नाउन के, नाउन नहीं है। इसका मतलब अगर आप कहो तो गुरुजी अगर ये नाउन हो गया तो फिर यहाँ पे आप प्रेपोजिशन कैसे लगा रहे हो, तो भाई ये इक्विवेलेंट नाउन के, नाउन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस के अंदर जहां तक जरूरत है इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसके लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन बनने का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मी टू रेफरेन है ना, मुझे क्या करा, रिफ्रेन बचाने के लिए, लेकिन अपने आप में एक वर्ब का काम भी करेगा, और वर्ब के अपने क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो देखो आप समझना, ही माय फादर एडवाइज मी टू रिफ्रेन। अब रिफ्रेन किससे, तो ये वर्ब का भी अपना ऑब्जेक्ट होगा और अपना सब्जेक्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा, माय फादर एडवाइज मी टू रिफ्रेन, तो रिफ्रेन बचने के लिए, बचने के लिए किसने, माय फादर ने मुझको क्या दिया, एडवाइस दिया, यानी कि इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट हो गया और अपना ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो चूंकि रिफ्रेन करने वाले, बचाने वाले कौन थे, हैं पिताजी थे, जिन्होंने मुझे क्या दी, एडवाइस दी, मुझे ही तो क्या करना है, बचना है। किनसे बचना है, यानी कि इस रिफ्रेन को करने वाला कौन है, मी, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, ये। अब इसे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और चूंकि रिफ्रेन से बचने वाला मैं हूं, कंपनी नहीं है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, प्रेपोजिशन की हेल्प से बन गया, आंसर आ गया फ्रॉम। तो आंसर हो गया, माय फादर एडवाइज्ड मी टू रिफ्रेन फ्रॉम अ बैड कंपनी। मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी कि मैं किससे बचूं, बैड कंपनी से। क्लियर हुआ जी, उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी बात। ये वाला पॉइंट आप सबको समझ में आया होगा अगर मैं सही हूं तो। समझ आ गया जी। चलिए दोस्तों, आ जाओ, इसको खत्म करें, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो, इसको देखना। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको देखो आपको समझ आएगा। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना आप लोग। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना बच्चों, आपको समझ आएगा। ही कौन? सब्जेक्ट। डिस्क्राइब्ड क्या? वर्ब, है ना। डिस्क्राइब मतलब क्या करना? वर्णन करना किसी चीज का। ध्यान से देखना, डिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का वर्णन करना। डिस्क्राइब का मतलब किसी चीज का क्या करना? वर्णन करना। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। तो उसने बताया किसके बारे में? जो उसके अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस थे, जो उसने फेस करे थे, किसमें? जेल में। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, ही डिस्क्राइब्ड। अब एक बार बताओ, उसने डिस्क्राइब क्या करा? खुद को बताया। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, डिटेल्ड करना। वर्णन करना किसी चीज का है, डिटेल्ड करना। अब उसने खुद को डिटेल्ड करा कि अपने एक्सपीरियंसेस को डिटेल करा, और विच वन? कैसे एक्सपीरियंस? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट कैसे एक्सपीरियंस? अनप्लीजेंट। तो ये नाउन हो गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसने क्या करा? ही डिस्क्राइब्ड व्हाट? उसने क्या डिस्क्राइब करा? एक्सपीरियंस को का डिस्क्रिप्शन दिया कि सब्जेक्ट हिंदी ही का खुद का दिया? ऑब्वियस सी बात है यार, उसने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में तो बताया। तो अगर उसने डिस्क्राइब किसको करा? अपने एक्सपीरियंस को करा, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर उसने डिस्क्राइब अपने एक्सपीरियंस को करा, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये वर्ब हो गई ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट, बीच में से हटा दो प्रेपोजिशन। बीच में से हटा दो प्रेपोजिशन, यानी कि ही डिस्क्राइब्ड द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ही डिस्क्राइब्ड द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, उसने क्या एक्सपीरियंस? कौन से? अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अब उन्होंने डिस्क्राइब, वर्णन किसका करा होगा? एक्सपीरियंसेस का ही तो करेगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये इसका कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, इसलिए मैंने यहां से क्या हटा दिया दोस्तों? अबाउट हटा दिया। एक बात समझ आ गई? दूसरा एक और समझना। इसी क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एग्जांपल और लिखता हूं, आप समझना दोस्तों। उम्मीद है इससे आपको बहुत अच्छे से बात समझ आएगी। मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने बोला ही ordered for a cup of tea। he ordered for a cup of tea। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको थीम समझ आएगी। he ordered for a cup of tea। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, आपको समझ आएगा। देखो, he कौन? सब्जेक्ट। ordered क्या? वर्ब। अच्छा, अगर यहाँ पर for लिखा है, इसका मतलब ये वर्ब इंट्रांजिटिव होनी थी, और अगर ये इंट्रांजिटिव होनी थी तो यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना था? कप ऑफ टी। नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ठीक है जी। एक कप ऑफ टी कैसा ऑब्जेक्ट होना था? इनडायरेक्ट होना था। इनडायरेक्ट होना था यानी इस वर्ब ने एक्शन को किस पर ट्रांसफर करा होगा? सब्जेक्ट पे। मैं अभी यही तो बताता आ रहा हूं आपको इतनी देर से। तो उसने ऑर्डर खुद को करा कि एक कप टी को करा? अरे भाई, उसने ऑर्डर खुद को कर दिया कि एक कप टी को करा, तो ही ऑर्डर्ड व्हाट? उसने क्या ऑर्डर किया? एक कप चाय। अगर उसने एक कप चाय ऑर्डर करी तो फोर हटाओ बीच में से। फोर हटाओ यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं थी। वर्ब कैसी थी? ट्रांजिटिव। ये ऑब्जेक्ट कैसा था? डायरेक्ट। तो ही ऑर्डर्ड व्हाट? व्हाट डिड ही ऑर्डर? अ कप ऑफ टी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन फ्रेज हो गया कप ऑफ टी। क्लियर हो गया जी? ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लो यार, बहुत ही सही क्वेश्चन है। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने, अगर आप देखोगे कि ही वॉज डीबार्ड टू अपीयर द एग्जामिनेशन। फिर वही चीज हो गई। देखो, डीबार का मतलब होता है से रोक देना। डीबार का मतलब होता है से रोकना। दूसरी बात, डीबार्ड का मतलब होता है से रोक देना। वॉज लिखा है, वॉज का मतलब क्या हो गया? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट क्या नहीं रहा? डूअर। सब्जेक्ट क्या बन गया? रिसीवर। अगर सब्जेक्ट रिसीवर बन गया तो इसने नहीं, इसको इसको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। और याद रखना हमेशा, हमेशा एक बात याद रखना, पैसिव वॉइस के केस में जो वर्ब होती है वो हमेशा इनट्रांजिटिव ही कंसीडर होती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पे स्टार बना लेना है, आपके काम आएगा।
क्या सिखाया मैंने आपको? पैसिव वॉइस के केस में हमेशा ही वर्ब जो है इंट्रांजिटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना, तो डूअर और रिसीवर जो भी बात करते हो वर्ब के पर्सपेक्टिव, वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए होती है, ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी नहीं होती। पैसिव वॉइस में जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। मेरी बात समझ गए? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होती है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट रिसीवर होता है, और अगर रिसीवर होता है तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन की हेल्प से बनते हैं। तो ही वॉज डीबार्ड, उसको क्या कर दिया गया? डीबार कर दिया गया, रोक दिया गया। अब देखो डीबार का मतलब होता है से रोकना, और अभी अभी मैं सिखा के आया हूँ किसी चीज से रोकने के लिए, दूरी बनाने के लिए जो प्रेपोजिशन क्या होती है? वो होती है फ्रॉम। क्या होती है? फ्रॉम। तो डीबार्ड हो गया फ्रॉम। अच्छा अपीयर, अब अपीयर क्या है? वर्ब है, तो वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा? आईएनजी, क्योंकि ये क्या होगा? जीरंड। जीरंड क्या होता है? नाउन। तो आंसर हो गया फ्रॉम अपीयरिंग। ही वॉज डीबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग द एग्जामिनेशन। ही वॉज डी, देख लो दोस्तों, लास्ट वीक्स sharp hike in the wholesale price of beef. Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication. अब देखना, is a strong indication, indication किस चीज का है? higher meat cost to come. तो अब आप एक चीज समझना ध्यान से, इंडिकेशन किस चीज का? इस चीज का। और इंडिकेशन और मीट कॉस्ट के बीच में क्या दिखा रहे हो आप? रिलेशन दिखा रहे हो, और रिलेशन की प्रेपोजिशन फॉर नहीं होती, फॉर तो रीजन या पर्पस की होती है। आंसर हो गया ऑफ। समझना मेरी बात, मैंने कहा द लेग्स, आप समझना मेरी बात को, द लेग्स, और आगे लिख दिया दिस टेबल, तो आंसर क्या होगा? द लेग्स ऑफ दिस टेबल, क्योंकि इस टेबल और इस लेग के बीच में क्या दिखा रहे हो? रिलेशन। तो रिलेशन की प्रपोजिशन क्या होती है? ऑफ द लेग्स ऑफ द टेबल। तो आंसर हो गया लास्ट वीक्स शार्प हाइक in the wholesale price of beef is a strong indication of higher meat costs to come. आगे बात समझ में दोस्तों? आगे बात समझ में सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो यार, क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक बार सभी बच्चे मुझे बता दो कमेंट करके यार, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। आज मैं लगातार पढ़ाता ही जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा कि क्या चल रहा है। आज मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा कि क्या चल रहा है। मजे की बात, तो देख रहे हो पसीना, मेहनत की बात। मैं पता ही नहीं कर पा रहा कि चल क्या रहा है। एक बार आप मुझे बता दो, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया दोस्तों? सभी बच्चे एक बार बताएंगे कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है कि नहीं है। एक बार सभी बच्चे बता दो यार। मंजुला, यस सर। भाई बाकी लोग भी कमेंट कर दो, बताओ सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता दो। यूट्यूब पे अंदर का कीड़ा नहीं निकाल पाते। अनिल क्या कह रहा? यूट्यूब पे अंदर का कीड़ा नहीं निकाल पाते मतलब कुछ पूछना चाहते हो, ये कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो कि कुछ पूछना चाहते हो? ऐसा कुछ है क्या? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज चलते हैं यार, आज थोड़ा सा काम भी निपटाना है। देखना, एक क्वेश्चन और देखना, आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप समझ लेना। क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम। माई सिस्टर हैड व्हाट? अ टफ टाइम। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है तो बाकी इनडायरेक्ट होंगे। अब ये समझना, रिमूविंग, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, रिमूविंग द च्युइंग गम। माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम रिमूविंग द च्युइंग गम दैट स्टक, जो फंस गई कहाँ? हर हेयर। याद रखना, विद प्रेपोजिशन रिलेशन दिखाती है, विद प्रेपोजिशन रिलेशनशिप की प्रेपोजिशन है, या आप ऐसे कह सकते हो एसोसिएशन की प्रेपोजिशन है। रिलेशनशिप ना बोलो, उससे बेहतर बोल दो एसोसिएशन। ये ना बोल के ये बोलो कि विद प्रेपोजिशन एसोसिएशन की प्रेपोजिशन है, आप इसको ऐसे बोलो। क्या दिखाती है? एसोसिएशन दिखाती है।
ठीक है जी। और इन प्रेपोजिशन जो है किसी चीज के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। इन प्रेपोजिशन किसी चीज के अंदर आपका क्या दिखाती है, इन्वॉल्वमेंट। बस यही डिफरेंस है विद और इनमें। अगर ये बात समझ आ गई तो आपको को पॉइंट समझ आ जाएगा। स्टक हर हेयर, उसके बालों में क्या है, फंस गई, क्या, च्युइंगम। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, च्युइंगम और बालों के बीच में कोई एसोसिएशन है कि इन्वॉल्वमेंट है? बालों में च्युइंगम क्या है, इन्वॉल्वमेंट हुआ ना, इन्वॉल्वमेंट की प्रेपोजिशन क्या हो गई, इन हर हेयर। हुआ क्लियर कि नहीं? तो इन हर हेयर तो क्या हो गया दोस्तों, आंसर हुआ है माय सिस्टर हैड अ टफ टाइम रिमूविंग द च्युइंग गम दैट स्टक इन हर हेयर। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा सा काम भी है उसको भी निपटा लेंगे। मिलेंगे आपसे कल, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, चलती रहनी चाहिए। मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।